Hello guys, welcome back again. Now in this lecture I am going to solve previous 42 years problems in thermodynamics and thermochemistry. Okay, तो start करते हैं. Let's start with question number 1. In question 1 it is given that an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liter against a constant external pressure of 1 bar. ठीक है, द वर्क डन इन किलो जूल इज वॉट. तो देखो इसने एक वर्ड दिया है अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. इट मींस कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ. तो वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस कितना होता है, वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा बी. एंड डेल्टा बी क्या होता है, V2 माइनस V1 होता है. फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. ऑलराइट, तो देखो P एक्सटर्नल की वैल्यू दिया है 1 बार, तो माइनस 1 बार, तो यू कैन राइट 1 बार प्रेशर हो गया. एंड वॉल्यूम होगा V2 माइनस V1. तो सी केयरफुली, यह V1 1 लीटर है एंड V2 की वैल्यू 10 लीटर है. प्लग द वैल्यू हियर, तो माइनस 1 ये हो जाएगा V2 यानी 10 माइनस 1, तो ये हो जाएगा बार लीटर. एक चीज दिमाग में रखना, क्योंकि इसका यूनिट बार है और इसका यूनिट लीटर है. तो ये हो गया माइनस 9 बार लीटर. तो यहाँ पे एक कन्वर्जन लगेगा. याद कर लेना कि 1 बार लीटर में होता है 100 जूल. ठीक है, 1 बार लीटर में कितना होता है 100 जूल. तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बेटे 900 जूल. ओके, एंड हमें आंसर देना है किलो जूल में, तो वी विल हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. तो यहाँ पे 1000 जब लिखोगे तो ये किलो जूल में हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.9 किलो जूल. तो दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू वेयर कंबसन ऑफ 1 मोल ऑफ हेप्टेन लिक्विड फॉर्म में दिया है, इज कैरिड आउट एट ए टेम्परेचर T. तो देखो हेप्टेन एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है. व्हेन एनी हाइड्रोकार्बन बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ एयर देन CO2 along with H2O ऑब्टेन. यानी किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम एयर में जलाते हैं तो क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है. ठीक है, तो हेप्टेन का क्या फॉर्मूला होगा, देखो कार्बन यहाँ 7 है तो C7H16 हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारा हेप्टेन. अब हेप्टेन को तुम जलाओ किसमें, हेप्टेन देखो लिक्विड फॉर्म में दिया, इट इज ऑलरेडी गिवन लिक्विड. ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होता है, तो ये क्या मिलेगा, CO2 और H2O मिलेगा, CO2 और H2. तो देखो H2O जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, CO2 जो है गैसियस फॉर्म में होता है. ठीक है, अब देखो कार्बन यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे आप 7 कर दो. पहले कार्बन बैलेंस करो, देन हाइड्रोजन, देन ऑक्सीजन. हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 16 है, तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 हो जाएगा. अब राइट साइड में ऑक्सीजन देखो 7 2 14 एंड प्लस 8, 14 और 8 हो जाएगा 22. तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया. अब देखो अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू निकालनी है. सी केयरफुली, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे. देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि P डेल्टा बी इक्वल टू डेल्टा NgRT. ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा. अब देखो यहाँ से डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ गई, तो डेल्टा NgRT. डेल्टा Ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज. ठीक है ना, डेल्टा Ng यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट. अब देखो डेल्टा Ng इस इक्वेशन से क्या दिख रहा है, मोल्स हमें प्रोडक्ट का काउंट करना है जो गैसियस स्टेट में हो. डेल्टा Ng ये G गैसियस स्टेट को डिनोट करता है, तो यहाँ देखो 7 हो जाएगा. इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में दिया है 7, और ये भी लिक्विड फॉर्म में दिया है तो इसका भी नहीं लेंगे, और इसका मोल हो गया 11. तो 7 माइनस 11 हो गया -4. अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो -4 R की वैल्यू R के फॉर्म में लिखेंगे, TT है, ये हो जाएगा -4 RT. ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A. तो 2 का करेक्ट आंसर होगा A. क्लियर, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 3, a process will be spontaneous at all temperature if. अब देखो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा एट ऑल टेम्परेचर पे, तो क्या कंडीशन होगी. तो देखो एक फॉर्मूला है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. आप लोग पढ़े होंगे, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है ना, तो डेल्टा जी अगर लेस देन 0 होता है तो ये होता है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा
तो डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। तो इसने बोला है कि प्रोसेस क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। देखो सी केयरफुली, तो स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो कर दो। तो डेल्टा जी जब लेस देन जीरो होगा दैट इंप्लाइज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। अब देखो इन दोनों की वैल्यू मिला के क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। यानी अगर मैं इसको निगेटिव रख लूं, डेल्टा एच की वैल्यू अगर मैं लेस देन जीरो लेता हूं तो ये निगेटिव आ जाएगा, और टेम्परेचर कांट भी निगेटिव। और डेल्टा एस की वैल्यू मैं पॉजिटिव ले लूं तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, बट आगे साइन दिया है माइनस का, तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए डेल्टा एस की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो इस पूरा इसका मल्टीप्लीकेशन टी डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, बट सामने माइनस लगा है, ये पूरा निगेटिव हो जाएगा। ये पूरा पहले से ही मैंने निगेटिव ले लिया है इसको, तो ओवरऑल निगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी कब, व्हेन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग द वर्क डन is 10 kilojoule and 2 kilojoule escape to the surroundings as heat. The change in internal energy in kilojoule क्या होगा, ठीक है। ये हमें बताना है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलोजूल एंड 2 किलोजूल escape to the surroundings as a heat। यानी 2 किलोजूल सराउंडिंग्स को चला गया इन फॉर्म ऑफ हीट चला गया, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे, इसके लिए हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो, ठीक है। अब देखो डेल्टा U की वैल्यू हमें बतानी है, वो भी किलो जूल में बतानी है। वर्क डन कितना हुआ, कंप्रेस हम कर रहे हैं, तो देखो वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन ऑन द गैस होता है पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द गैस दैट इज नेगेटिव, हीट इज गिवन टू द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम इट इज नेगेटिव। तो ये मेमोराइज करके रखना है। तो उसने बोला है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल, यानी स्प्रिंग को हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव। आगे कह रहा है 2 किलो जूल एस्केप टू द सराउंडिंग्स एज हीट, यानी हीट सराउंडिंग से निकल रही कहां से, सिस्टम से। हमारा सिस्टम है तो सिस्टम से जब हीट रिलीज होगा तो वो निगेटिव लिया जाएगा। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या डेटा दिया है, सी केयरफुली। जो Q दिया है दैट इज -2 किलो जूल एंड जो W दिया है दैट इज +10 किलो जूल। प्लग द वैल्यू हियर। यहाँ पे देखो डेल्टा U क्या होगा, डेल्टा Q की वैल्यू -2 प्लस, अब देखो W की वैल्यू रखेंगे 10, तो 10 - 2 कितना हो जाएगा, 8 किलो जूल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सी इन क्वेश्चन 5, among the following the set of parameters that represent path function is what। तो देखो पाथ फंक्शन का मतलब जो पाथ डिपेंडेंट होगा, जैसे मान लो स्टेट ए से हम स्टेट बी की तरफ जा रहे हैं, तो Q जो है हीट है, Q हीट को हम बोलेंगे, W बोलेंगे जो है वर्क डन को। तो बोथ Q एज वेल एज W जो है पाथ डिपेंडेंट होते हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो Q प्लस W, डेल्टा U क्या होता है, Q प्लस W, ठीक है, डेल्टा Q प्लस W। तो डेल्टा U जो है स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है, which doesn't depend on the path, it's only depends on the initial and final position। यानी आप किसी रास्ते से ले जाओ, चाहे A से वर्क करके B पे जाओ या इस रास्ते से, मान लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है और ये पाथ 4 है, ठीक है। किसी भी रास्ते से जाओ डेल्टा U की वैल्यू जो है सेम रहेगी। क्या चेंज क्या होगा, वर्क चेंज हो जाएगा, ठीक है। W1 अलग होगा, W2 अलग होगा, W3 अलग होगा, W4 अलग हो सकता है, बट क्या चेंज नहीं होगा, डेल्टा U सेम रहेगा। तो डेल्टा U एक स्टेट फंक्शन है, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो Q प्लस W ये एक पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये स्टेट फंक्शन है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब B देखो Q हो सकता है, अभी मैंने बताया कि Q यानी चेंज इन हीट एंड W ये दोनों के दोनों पाथ फंक्शन है, ये भी है। अब देखो ये गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा G इक्वल टू होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो इसने दिया है G इक्वल टू T माइनस H माइनस टी एस, G इक्वल टू होगा H माइनस टी एस। अगर डेल्टा लोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, बात बराबर है।
तो गिब्स फ्री एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये भी एक पाथ फंक्शन है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, Q एंड W, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, देखो थोड़ी स्पीड में करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 moles of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin. If CV equal to, CV का मतलब molar heat capacity at constant volume, 28 joule per Kelvin per mole, calculate delta U and delta PV, ठीक है, for this process. R की वैल्यू दिया है 8 जूल पर केल्विन पर मोल। तो देखो हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, क्या क्या डेटा दिया है, तो देखो N दिया है 5 मोल्स, ठीक है। देखो पहले क्या है, आइडियल गैस का टेम्परेचर था 100 केल्विन, इमेजिन करो पहले T1 कितना था 100 केल्विन, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स कितना था 5 मोल्स। इसको हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, रिवर्सिबल कंप्रेशन किया, एक्सपेंड नहीं किया सॉरी, रिवर्सिबल कंप्रेशन किया, तो इसका फाइनली जो टेम्परेचर हो गया T2 वो हो गया 200 केल्विन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेगा 5 मोल्स, इट विल नॉट चेंज। तो अब देखो इसमें हम कह रहा है कि डेल्टा यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी, क्लियर। तो प्लग द वैल्यू ऑफ एन हियर, एन इज 5, सी बी इज 28 and delta T means change in temperature which is 200 minus 100 and अब इसका मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 28 इंटू 100, तो ये पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 14,000, ठीक है, जूल। किलो जूल में लिखेंगे तो 14 किलो जूल हो जाएगा, क्लियर। तो ये हो जाएगा 14 किलो जूल डेल्टा यू की वैल्यू। अब देखो डेल्टा पीवी कैसे निकलेगा, तो कीप इन माइंड डेल्टा पीवी इक्वल टू डेल्टा एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखेंगे। एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे भी इनिशियल मोल्स 5 मोल था, फाइनली भी कितना था 5 मोल था, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। आर गैस कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। एन की वैल्यू डाल दो, एन इज 5, आर की वैल्यू 8 दिया है, और डेल्टा टी होगा T2 माइनस T1, तो अगेन वही 200 माइनस 8 5 या 40 इंटू ये हो जाएगा 200 माइनस 100, तो ये हो जाएगा सॉरी 100 है ये, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 100 यानी 4000, यानी 4 किलो जूल, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, ठीक है। ओके, लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following equations doesn't correctly represent the first law of thermodynamics for the given process involving an ideal gas, okay? तो देखो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ऑलराइट। तो अब देखो पहला कह रहा है कि साइक्लिक प्रोसेस, तो हमें पता है कि फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जब डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, यहां से देखो डेल्टा यू जब 0 रखोगे तो क्यू प्लस डब्ल्यू 0, तो यहां से क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस डब्ल्यू, तो पहला तो करेक्ट है, ठीक है। हमें किसको टिक करना है कि डजंट करेक्टली रिप्रेजेंट, जो इनकरेक्ट है उसको टिक करना है। अब देखो सेकंड कह रहा है कि बी ऑप्शन कह रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो हमें पता है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू की वैल्यू क्या होगी 0, डेल्टा क्यू क्या होगा 0, ठीक है, क्यू 0 हो जाएगा। जब क्यू 0 होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू डब्ल्यू, बट ये क्या है डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू दिया है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखो सी भी चेक कर लेते हैं, कह रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब डेल्टा भी 0 होगा, ये किसके लिए होगा, आइसोकोरिक के लिए, तो डेल्टा भी 0 होगा, तो अब जरा गेस करो पी की वैल्यू होगी माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, क्लियर। तो डेल्टा बी जब 0 होगा तो डब्ल्यू भी 0 हो जाएगा, जब डब्ल्यू 0 होगा तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी क्यू प्लस 0 क्यू के बराबर आएगा, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाएगा क्यू, ठीक है, आइसोकोरिक के लिए, तो ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो गया। अब देखो डी ऑप्शन कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी, क्यों, डेल्टा यू होता है एन सी बी डी टी, डेल्टा टी, ये 0 हो जाएगा। तो डेल्टा यू जब 0 होगा तो डेल्टा यू की वैल्यू होती है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू 0 होगा, दैट इंप्लाइज क्यू इक्वल टू क्या माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, है ना बेटे। तो ये भी सही है, ये भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट आंसर क्या होगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
ओके, ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर सिल्वर सीपी जो दिया है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो दिया है 23 प्लस 0.01 इंटू टी। टी टेम्परेचर है यहाँ पे। कह रहा है कि टेम्परेचर T of 3 moles of silver is raised from 300 Kelvin to 1000 Kelvin at 1 atm pressure, the value of delta H will be close to। तो देखो Cp होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका डेफिनेशन होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री C एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज कॉल्ड Cp। तो Cp का डेफिनेशन होगा फॉर 1 मोल Cp इक्वल टू dH अपॉन dt होता है ना बेटे। तो यहां से देखो dH की वैल्यू होगी Cp dt, ये किसके लिए होगा फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। तो फॉर n मोल कितना होगा dH इक्वल टू n Cp dt, ये किसके लिए होगा फॉर n मोल। तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन करेंगे dH का, ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड कर दो, तो n Cp dt इंटीग्रेट कर दो, या dt मतलब टेम्परेचर यहाँ वेरिएबल है, T1 से T2 ले लो, और dH मान लो डेल्टा H हो जाएगा, H1 से H2 यानी डेल्टा H हो जाएगा, है ना बेटे। तो डेल्टा H हो जाएगा देखो n Cp इंटीग्रेशन Cp की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे, सॉरी एक मिनट आई डिड मिस्टेक हियर, लेट मी करेक्ट। n इज ए कांस्टेंट टेकन आउटसाइड। Cp देखो Cp जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे Cp की वैल्यू दिया है 23 प्लस, यहाँ पे वैल्यू प्लग कर देंगे, तो ये लिख लो 23 प्लस 0.01 T इंटू dt, और टेम्परेचर की इनिशियल वैल्यू है कितनी 300 केल्विन। देखो 300 केल्विन है, फाइनल वैल्यू दिया है 1000 केल्विन, ये 1000 केल्विन कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू रख दो, n 3 है, तो यहाँ पे रख देंगे 3। अब देखो 23 dt का इंटीग्रेशन होगा 23t प्लस 0.01 t स्क्वायर अपॉन में 2, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 300 से लेके 1000 तक। अब इसको कर लो सॉल्व, देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 23t। अब देखो 23t मतलब t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, तो 700 आ जाएगा, ठीक है। 1000 माइनस 300 यानी 700 आ जाएगा, है ना, प्लस 0.01 बाई 2। अब टी स्क्वायर, टी की वैल्यू पहले लिखेंगे 1000 के स्क्वायर माइनस 300 के स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 61950 जूल, ठीक है, या 61.950 किलो जूल, या अप्रोक्सीमेटली यू कैन राइट 62 किलो जूल, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा 8। अब आ जाओ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 62, क्लियर। चलो लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इन क्वेश्चन 9, for a diatomic ideal gas in a closed system, which of the following plots doesn't correctly describe the relation between various thermodynamic quantities। तो हमें बताना है कौन सा ग्राफ इनकरेक्टली मैच है, जहां पे Cv क्या है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली, U इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो देखो Cp और Cv की वैल्यू कहां से आती है और कितनी होती है, उसको हम अभी डेराइव करेंगे। तो देखो गामा को बोलते हैं पॉइजन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है Cp/Cv, एंड गामा 1 + 2/f भी होता है, जहां f को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, f इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, f को बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। जो गैस होता है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है, ठीक है। f को लिख लो यहाँ पे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF में लिख देता हूं, प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF, ठीक। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक कितना होता है, ठीक है, ये होता है 3, और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 2 होगा, यानी मेमोराइज करके रखना 5 होता है किसके लिए डायटोमिक के लिए, मोनोएटोमिक के लिए f की वैल्यू 3 होती है, और ट्राईएटोमिक के लिए f की वैल्यू 6 और 7 होती है। 6 होता है लीनियर के लिए और 7 होता है नॉन लीनियर के लिए, ठीक है। तो इसे मेमोराइज करके रखना। अब यहाँ से देखो गामा की वैल्यू यहाँ पे प्लग कर दो, तो गामा की वैल्यू क्या है 1 + 2/f, और गामा क्या है Cp/Cv, तो यू कैन राइट हियर Cp/Cv इक्वल टू 1 + 2/f। अब यहाँ से 1 को इधर लेते आओ, तो Cp - Cv/Cv इक्वल टू 2/f, एंड वी नो दैट Cp - Cv की वैल्यू होती है R, तो यहाँ पे R रिप्लेस कर दो, R/Cv इक्वल टू 2/f, दैट इंप्लाइज यहाँ पे Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा
CV इक्वल टू होगा FR/2, ठीक है। तो CV की वैल्यू होती है FR/2 एंड यहाँ से CP देखो R प्लस CV होगा, तो ये हो जाएगा R प्लस CV हो जाएगा FR/2। तो इफ यू टेक R कॉमन तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 बाय F/2, ठीक है। तो 1 प्लस F/2 हो जाएगा, इसे मेमोराइज करके रखना, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो CP इक्वल टू आ गया 1 प्लस F/2 इंटू R, ठीक है। ये दो वैल्यू आप मेमोराइज कर लेना। अब देखो बेटे, सीपी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी प्रेशर पे ये कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका डेफिनेशन होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कांस्टेंट प्रेशर पे वेरी नहीं करेगा, क्योंकि सीपी की वैल्यू फिक्स होगी फॉर ए गिवन प्रेशर। तो ये देखो, जैसे ये ग्राफ ये बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर चेंज हो रहा है सीपी चेंज हो रहा है, विच इज इनकरेक्ट, नॉट पॉसिबल, क्योंकि सीपी क्या होगा, सीपी कांस्टेंट होगा, किसी भी गिवन प्रेशर के लिए सीपी की वैल्यू एक फिक्स होगी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो सीवी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेगा, ठीक है। जब कोलिजन बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ेगी, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सीवी की वैल्यू बढ़ेगी, सीवी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि सीवी क्या होता है, सीवी होता है FR/2, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम मेमोराइज करके रखना कि ये जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया है ये एक फिक्स टेम्परेचर पे आया है, एट फिक्स टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ने से सीवी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया तो शार्पली सीवी की वैल्यू बढ़ी, उसके बाद एक कांस्टेंट हो गया, तो ये करेक्ट ग्राफ है। यहाँ पे देखो U जो होता है, डेल्टा U की वैल्यू जो होती है NCV डेल्टा T होता है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो U की वैल्यू भी क्या होगी, U की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये भी करेक्ट हो गया। CV, अब देखो CV वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि CV होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फॉर ए गिवन वॉल्यूम V CV की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, जो कि कांस्टेंट दिया है, तो ये भी एक करेक्ट है। इसमें इनकरेक्ट ग्राफ कौन सा हो गया, ये हो गया ऑप्शन ए। क्लियर।